देखिए, यहाँ हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की। इससे पहले वाला बंगाल के गवर्नर था, तो उसी में इंक्लूड कर दिया था मैंने बंगाल के गवर्नर के बारे में। लेकिन यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बंगाल के गवर्नर जनरल वाला वीडियो देख लीजिए पूरा, ठीक। उसमें जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए फुल डिटेल में पढ़ा दिया गया। तो यहाँ फ़िलहाल बात करेंगे डायरेक्ट घटना चक्र पे, ठीक। और क्योंकि अगर उसे हम इंक्लूड करेंगे तो खुद जो है आधे घंटे का वीडियो है, तो ये फिर हो जाएगा 1.5 घंटे वीडियो, तो मज़ा नहीं आएगा। तो पहले अगर आप बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जा करके देख सकते हैं। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। भाई, जो बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसे मिल जाती है? आपके वारेन हेस्टिंग को मिल जाती है। तो वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बन जाते हैं तो 1773 से 85 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। किसका? वारेन हेस्टिंग का। फिर 1786 से 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अपना जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट पे आ जाते हैं। तो जो वारेन हेस्टिंग के बाद ये आते हैं तो उसको जो है मजबूत, जो जन प्रशासन की नींव इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने रखी थी। भाई, वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम किए सोचिए। उन्होंने जो है क्या किया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जनमानस को आकर्षित करने के लिए। देखो हम कितने न्यायिक हैं, जबकि न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी ये थे और न्यायिक सेवा के मृत्युदाता भी ये थे। मतलब न्यायिक सेवा की हत्या जो है इन्होंने ही की थी, दोनों चीज़ें थी। तो कंप्लीट डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। तो उसके ऊपर कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 93 था। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव बढ़ी। मतलब इन्होंने न्यायिक सुधार भी किए, फौजदारी कानूनों में सुधार किए, पुलिस सुधार किया और कर संबंधी सुधार किया, व्यापारिक सुधार और जन प्रशासन। भाई, सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक। तो दास व्यापार पर भी इन्होंने रोक लगा दी, बहुत सारी चीज़ें की। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, ठीक। समझ ही सकते हैं, वारेन हेस्टिंग के समय ही जो है 1784 में इसकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरी की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। दोनों लोग, वेलेजली भी संबंधित थे और आपके ये भी संबंधित थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है दोनों लोग संबंधित थे, आपके वेलेजली और वारेन हेस्टिंग में। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। ये चलता है 1788 से 95 तक। लेकिन कुछ होता नहीं है। होता क्या है कि एक नंद कुमार नाम के जो है इंसान होते हैं, वो गद्दी पर बैठना चाहते हैं, ठीक। लेकिन वो गद्दी पर बैठें कैसे? क्योंकि गद्दी पर बैठा दिया जाता है मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम मीर जाफ़र की पत्नी होती है, उनके बेटे होते हैं मुबारक दौला, तो उन्हें गद्दी पर बैठा देते हैं। कौन? आपके वारेन हेस्टिंग, क्योंकि भाई जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल उन्हीं के हाथ में सब होता है। तो ये जो होते हैं नंद कुमार आरोप लगा देते हैं कि ऐसा है, नया नया सुप्रीम कोर्ट खुलता है, ये आरोप लगा देते हैं कि वारेन हेस्टिंग ने जो है 3.5 लाख रुपए घूस लिया है इनको गद्दी पर बैठाने के लिए मुन्नी बेगम से। अब वारेन हेस्टिंग तो वारेन हेस्टिंग भाई उसने ही जो है सुप्रीम कोर्ट खुलवाया है, तो एलिजा एम्पे क्या है? उसके मित्र हैं। तो जो है कहते हैं एलिजा एम्पे से मिलते हैं जाके वारेन हेस्टिंग, मुलाकात करते हैं और कहते हैं यह ऐसा है कि इस आदमी को तुम्हें फांसी पर चढ़ाना है। तो नंद कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो यही होता है न्यायिक हत्या, न्यायिक हत्या होती है। तो न्यायिक हत्या का जन्मदाता भी नहीं कहा जाता है। तो इसी के ऊपर महाभियोग वर्ग द्वारा चलाया जाता है लंदन में, लेकिन वो उससे बरी हो जाते हैं। तो ऐसा एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एकमात्र गवर्नर जनरल है। रियासतों की प्रमुख ब्रिटिश नीतियां थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, घेरे की नीति 1765 से 1813। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 तक चलती है। अधीनस्थ संघ की नीति जो चलती है 1858 से 1935 तक चलती है। बराबर के संघ की नीति 1935 से 47। ये सब नीतियां थी इनकी। दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन
के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था। ठीक, वारेन हेस्टिंग ने ही न्याय व्यवस्था की नींव रखी भाई, उसने ही सुप्रीम कोर्ट खुलवाया ना। मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनवा दिया भाई। कॉर्नवालिस ने क्या, सिविल सेवा का जन्मदाता इसे कहा जाता है, पुलिस सेवा का जन्मदाता इसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें इसने शुरू की। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित किसने की, कॉर्नवालिस ने की। ठीक, और भारत में जो है अगर बात करें कि सिविल सेवा की परीक्षा 1923 से स्टार्ट होती है। उससे पहले सिर्फ लंदन में परीक्षा होती थी और परीक्षा होने का कार्यक्रम डलहौजी के समय से 1853 आपका 1853 से चालू होता है, डलहौजी के समय में। ठीक, अभी तो लंदन में ही सब कुछ होता है। और जो आपके सबसे पहले भारतीय थे जो कि ICS की परीक्षा उन्होंने क्रैक की थी, वो 1863 में क्रैक की थी। किसने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, पहले भारतीय थे। तो 1787 में ज़िले के प्रभावी मतलब सारे जो कलेक्टर वगैरह सब अंग्रेज ही रहते थे 1863 तक। उसके बाद पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ चलता है। सुभाष चंद्र बोस भी जो है कलेक्टर का एग्ज़ाम निकालते हैं लंदन में जाके, क्योंकि लंदन में ही परीक्षा होती है। 1923 में अपने यहाँ होती है परीक्षा, समझिए बात को। और शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी किसने, कॉर्नवालिस ने। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश की नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। कलेक्टर के पास काफ़ी शक्तियां आ गई भाई। कलेक्टर मतलब IAS, समझिए छोटी मोटी पोस्ट थोड़े है, बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप RO बनना चाहते हैं, इसके लिए देखिए कितनी मेहनत, वो तो IAS है। तो 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। कौन कौन से, देखिए कलकत्ता में एक प्रांतीय न्यायालय खोला गया और कलकत्ता में, ठीक, एक जो है आपका ढाका में खोला गया और एक खोला गया मुर्शिदाबाद में। ये आपके तीनों क्या हैं, बंगाल में। ढाका वाका उस समय जो है बांग्लादेश वगैरह अलग देश नहीं था, सब एक ही था। तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका ये बंगाल में हो गए। एक बिहार पटना में जो है वो प्रांतीय न्यायालय बनाया जाता है। ठीक, और वहाँ अपना जो है जज वगैरह बैठा जाए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती है। यूरोपीय व्यक्ति होता है, जज बना दिया जाता है, उसमें भारतीय काजी और मुफ्ती होते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया, इसीलिए कहा जाता है सिविल सेवा का जन्मदाता। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उसे कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इसमें पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, कैसे टैक्स और न्याय जो है, टैक्स वाला सिस्टम अलग रहेगा, कर लेने का न्याय का सिस्टम अलग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, शक्तियों का पृथक्करण इसमें बताया गया है कॉर्नवालिस संहिता में। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कर क्या था, कर अलग था, न्याय प्रशासन अलग था। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रहेगी कि तुम कर वसूलो बस। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 ईस्वी तक 30 जुलाई तक जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक, इसकी मृत्यु जो होती है वो 1805 को गाजीपुर में हो जाती है। किसकी, आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 ईस्वी में गाजीपुर में होती है। पहला ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी जो है कब्र जो है भारत में है। और अगर बात करें वारेन हेस्टिंग, तो पहला ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। तो दोनों याद रखिए। लॉर्ड वेलेस्ली जो आते हैं 1798 से 1805 तक रहते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य 1798 में आता है। अब देखिए तो क्या होता है कि 1786 से 93 तक ये गद्दी पर बैठते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर मोटा मोटी बताएं हम तो 1793 से 98 तक सर जॉन शोर आते हैं बीच में। उसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। 1793 से 98 5 साल सर जॉन रहते हैं।
इनके समय कोई खास काम नहीं होते, बस वही 1793 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आता है और सारी चीज़ें उसमें हस्तक्षेप की नीति मैसूर के प्रति लगाते हैं। बस जमींदारों को ज़मीन का जो है वास्तविक स्वामी मान लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो है सर जॉन शोर के बाद में आ जाते हैं आपके लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 में गद्दी पर बैठते हैं, मतलब जो है गद्दी पर वही कि हाँ जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो 1798 1805 में आते हैं और ये क्या करते हैं, फ्रांसीसियों का जो भय होता है भारत में कि यहाँ अंग्रेज़ों के ऊपर, उसको हटाने के लिए और अंग्रेजी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए जो डुप्ले वाली नीति होती है उसे लाते हैं और सहायक संधि नाम देते हैं और सहायक संधि जो है चालू करवाते हैं। ये ऐसा है कि विदेशी मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप होगा, आपका राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी राजा से ये सहायक संधि करते थे ये कहते थे कि जो विदेशी मामले होंगे हम देखेंगे, आंतरिक मामले आप देखो उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो सबसे पहला राज्य था 1798 हैदराबाद, जो कि सहायक संधि स्वीकार करता है। उसके बाद में मैसूर करता है 1799 में, ठीक। और उसके बाद में आपका तंजौर करता है 1799 में भी, 1801 में अवध करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। पूरा डिटेल वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए गवर्नर जनरल का, उसमें सारी चीज़ें बताई गई। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत जो ये सहायक संधि होती है 1802 में होती है, तो पेशवा से संधि जो होती है सहायक संधि 1802 में होती है। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। तो यही सारी चीज़ें थी। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं। देखिए 1798 से 1805 तक गद्दी पर बैठते हैं। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, मतलब डुप्ले वाला काम था, ठीक। वह क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यही प्रणाली अपनाई और क्या होता था कि किराए पर सेना दी जाती थी, कहा जाता था इन्हें खिलाओ पिलाओ सब करो, यूज हम करेंगे, ठीक। जब कभी हम विदेशी जो मामला होगा हम देखेंगे उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करें। बगल वाला राजा भले इस राजा का मित्र है, लेकिन अंग्रेजों ने ठान लिया कि ये राजा हमारी सहायक संधि स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इनकी मजबूरी होती थी राजा की, क्योंकि इन्होंने हस्ताक्षर किया है, मान रखा है, तो ये जो है फिर सेना देते थे, अपनी लड़ाई होती थी, उन राजा को हरा देते थे, उन्हें भी अपना बना लेते थे, फिर इसी तरीके से बढ़ता जाता था कारवां, समझिए बात को। तो प्रथम सहायक संधि जो होती है 1765 ईस्वी में अवश्य की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की संरक्षा करने का वचन दिया था। एक हिसाब से देखा जाए 1765 में ही सहायक संधि हुई थी अवध के साथ। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद 1798 से 1800, मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध 1801 में, और बरार के भोसले जो है वो 1803 में, पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 में, ठीक। और जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सारी चीज़ें। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हैं जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। यहाँ आपको वीडियो देखिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।